आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, इसको कैसे वापस लौटाया जाए? जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, जिन लोगों को नौकरी दी, बदले में जमीन ले ली है, अब मजबूरी में उन्होंने दे दी। मैं चाहूँगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है। ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ। 17,000 करोड़ रुपए, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी। 17,000 करोड़ रुपए हम बाकी दिए। तो तीसरे कार्यकाल में ये भ्रष्ट जो है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी सरकार है, उसका करप्शन के विषय में 0 टॉलरेंस है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रीति पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नवल किशोर जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अजय आलोक जी, आज क्योंकि इतनी बड़ी खबर इस इंटरव्यू से निकली है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सोच रही थी सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि मैं बिहार में हूं। और सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अर्नब गोस्वामी को जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा है। जो जमीन लेकर नौकरी देने का जो घोटाला जिसमें जांच चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि कैसे ये जमीनें लौटाई जा सके, उस पे वो सलाह ले रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर बनेगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि जो धन लोगों से लूटा है उसे वापस लौटाने का उद्देश्य है। अजय जी, देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री ने अपनी ये इच्छा 1-2 महीने पहले ही जता दी थी कि मैं गरीबों से लूटा हुआ धन वापस गरीबों में लौटाऊंगा। मैं इसके लिए लीगल सलाह ले रहा हूं। बंगाल की एक रैली में उन्होंने खुले मंच से बात कही थी और अर्नब जी को उन्होंने इसके बारे में विस्तृत डिटेल में जानकारी दी कि वो कैसे करने का सोच रहे हैं। और देखिए, नज़ीर वो बनाते हैं और विश्व फॉलो करता है। किसी ने कभी सोचा था 48 करोड़ जनधन अकाउंट खुल जाएंगे? और उस जनधन अकाउंट खोलने के पीछे क्या मंशा थी कि जब जनधन अकाउंट खोलेंगे तो उसको आधार से लिंक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, डीबीटी होगा। आज उस डीबीटी के माध्यम से 37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली हमारे नागरिकों के खाते में पहुंच रहे हैं बिना एक पैसे की गड़बड़ी हुए। 1 रुपया चलता है, 100 पैसा पहुंचता है। तो उसी तरह ये सोच भी अगर होगी तो विश्व में पहली बार होगा कि भ्रष्टाचार का पैसा वापस उन लोगों को जिनके पास ट्रेल मिलती है उनको लौटाया जाएगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व इसका स्वागत करेगा। एक अपने में एक नई योजना होगी और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हमारे यहाँ ये योजना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई तो विश्व के अन्य देश भी फॉलो करेंगे। तो एक विजनरी, एक स्टेट्समैन का अपने देश के बारे में, अपने एक विजन के बारे में क्या उनका मंतव्य है, वो अर्नब जी ने बहुत अच्छे से पूछा और प्रधानमंत्री जी बहुत हद तक सफल रहे कि उन्होंने उनकी जो सोच है उसको आप लोगों तक पहुँचाएं और आज जनता भी वो सोच देख रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू सबको देखना चाहिए क्योंकि इसमें देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और सबको कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। और एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, भारत बदल गया है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। आप ये देखिए, घमंडिया के कोई भी मंच से ये लोग एक बार भी आज तक किसी नेता के मुंह से आपने सुना कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? कोई नहीं बोलता है कि खुद सारे भ्रष्टाचारी है। नहीं तो पहले कौन नेता नहीं बोलता था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन इस पूरे 2024 के चुनाव के डिस्कोर्स में अगर एक घमंडिया का भाषण आप मुझे सुना दीजिए कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो मैं मान जाऊंगा। कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। आपने जो ये बात बोली है, चोरों की बारात निकली हुई है, तो स्वाभाविक मुझे लगता है कि क्योंकि इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया गया, मुझे सबसे पहले इसी पर रिएक्शन नवल किशोर जी का ले लेना चाहिए। नवल किशोर जी, क्योंकि इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लैंड फॉर जॉब घोटाले की बात की है, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि उन्होंने वो पैसा और जमीन लौटाने की बात कही। जो बात अजय जी कह रहे हैं उस पर जरा रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि कौन इंडिया गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनकी राजनीतिक जमीन पिछले 10 साल में समाप्त हो गई है, वो दूसरे को भरमाने और भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। 15 साल पहले लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरा विश्व में चर्चा हुआ, उसको कोई चुनौती नहीं दिया। 90,000 करोड़ का फायदा उन्होंने पहुंचाया। उस रेलवे को बेचने का और निजीकरण करने का श्रेय
मोदी सरकार को जाता है। और मोदी सरकार इसके अलावा क्या काम की है, झूठ बोलने के अलावा या दुष्प्रचार करने के अलावा? जिन बातों को वो कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार, तो सारे भ्रष्टाचारी को अपने दल में लिए हुए हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी दल का। जिसको एक दिन पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको बुला के उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं। इतना तो सच है उनका झूठ कि जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ही झूठ और दुष्प्रचार होता है। जहां तक देखिए चुनाव का बात है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पिछले 10 साल में जो उन्होंने वादे किए हैं सारे झूठ साबित हुए हैं और सब पर उनको मिला है शून्य। अभी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका 0 टॉलरेंस है, उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नहीं है। उन्होंने 10 साल में जो काम किए हैं उसमें उनको शून्य मिल रही है और लोग 10 साल में असेस करके यह निर्णय पे पहुंचे हैं जो उनके परेशानी का कारण है कि अब उनकी सरकार जा रही है। यही कारण है कि 400 पार की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री अब 272 पे आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि दूसरे का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। अपने घोषणा पत्र पर वो कोई एक बात नहीं कहते हैं, दूसरे का घोषणा पत्र में को पढ़ के उसमें उल्टा सीधा मतलब निकालते हैं। सही बात ये है कि जब भी प्रधानमंत्री को कोई है तो उनको उनके आचरण पे हंसी आती है। वो केवल प्रायोजित इंटरव्यू देकर देश में एक खास तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जो कि उसके लिए भी बहुत काफी समय हो चुका है। उसमें कोई दम नहीं है। दिस इज नॉट राइट। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, ऐसे कहना कि ये प्रायोजित इंटरव्यूज देते हैं और ये वो, मुझे लगता है कि इस तरह की बात करने से आप लोगों को बचना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि इंटरव्यूज कौन देता है? आपके नेता ने कब आखिरी इंटरव्यू दिया था? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे और उसमें से आपके नेता तो यूटर्न भी ले लेते हैं बयानों के बाद। पहले कुछ कहते हैं फिर यूटर्न लेते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर यही यूटर्न लिया था आपके नेता ने, तो इसमें नहीं जाते हैं। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, वरना बहुत सारे सवाल आपके लिए भी होंगे नवल जी। सो लेट्स नॉट गो देयर। और मुझे लगता है कि एक जो इंटरव्यू हुआ है जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है, उनकी हेडलाइंस पर बात करिए। अगर आपको लगता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो उस पर बात करिए। मैंने मंच इसीलिए आपको दिया है। मैं एक बार जरा, क्योंकि हम ईडी, सीबीआई और आईटी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पर भी खुलकर बोले हैं प्रधानमंत्री। ये बार बार आरोप विपक्ष का लगता है। और वारिस पठान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़ी खबर कल की थी कि किस तरह से एक सर्वे आया, उस सर्वे पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है, क्योंकि उसे तो सीधे सीधे खारिज कर रहे थे। कल वारिस साहब आपके नेता के साथ थी, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और वो पूरी तरह से उस सर्वे को व्हाट्सएप सर्वे बता रहे थे, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है। मैं एक बार जरा वो क्लिप सुनवा देती हूँ, उसके बाद वारिस साहब आपके पास आ रही हूँ। जरा सुनवाइए कि क्या कहा है जब उन्होंने कहा कि आबादी किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है। उन्होंने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहा, जरा सुनिए। आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी, कहा गया पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में, और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है। क्या ये आपके छवि अटैक करने की कोशिश है? नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है, अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा, उदार चरित्र जो वसुदेव कुटुंबकम मानने वाला है, उनकी संख्या बढ़े कैसे।